Hello children of 11th and 12th class. Today we will take the integral calculus, which is very important for all the students in study of their physics and chemistry. तो इंटीग्रल हम लोग ले रहे हैं। फार्मूलों की लिस्ट हमने अपने पिछले लेक्चर कैलकुलस 7 में लिखा दी थी, तो अब हम उन फार्मूलों का यूज़ करेंगे। तो उन फार्मूलों को आप एक नज़र देख लीजिए, और अगर आपको भूलने की संभावना हो तो कैलकुलस 7 का पिछला लेक्चर भी अच्छे से देख लीजिए। वैसे भी इतने छोटे वीडियो बनाए जाते हैं कि आपको एक वीडियो को कम से कम 4 बार देखना चाहिए। जैसे आज आपने एक बार देख लिया तो कल देखिए, फिर 3 दिन बाद देखिए, और कल के 3 दिन बाद, और फिर करीब 1 महीने बाद फिर से देखिए। 4 बार कम से कम देखिए। वैसे आपकी मर्जी, जितनी बार देखना हो देख लीजिए। और हर बार ये मेरे पढ़ाए लेक्चर जितनी ही ताज़ी लगेगी, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि स्कूल खुले चाहे ना खुले, हमें कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है। तो लेते हैं क्वेश्चन पहला। सॉल्व इंटीग्रल -7 dx, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आइए लेते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रल -7 dx, जिसका भी इंटीग्रेशन निकालना हो उसको अपन i मान लेते हैं। जिसका भी वैल्यू निकालना हो उसको मान लीजिए i। तो i हो जाएगा इंटीग्रल -7 dx। तो i हो जाएगा -7, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर, तो -7 बाहर आएगा इंटीग्रल dx। तो i आ जाएगा -7। और अगर आप इंटीग्रल dx का फार्मूला देखिए तो फार्मूला कहता है कि इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x। ये हमारा पहला फार्मूला है, वो यहाँ लग गया, तो लिखेंगे x। ठीक है। प्लस एक बात और आपको बता दें, यहाँ एक कांस्टेंट c हम लिख देते हैं। हमेशा जब इंटीग्रेशन खत्म होता है तो वहाँ एक कांस्टेंट c या k जोड़ देते हैं, जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्यों जोड़ते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो c यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये यहाँ जोड़ा जाता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा हम बाद में आपसे करेंगे। ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, और हम लेते हैं क्वेश्चन 2। इंटीग्रल सॉल्व करना है। इंटीग्रल 7 या 5 cos x माइनस √x dx। ये क्वेश्चन देखिए, 5 cos x माइनस √x dx। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप देखिए ध्यान से। तो एक फार्मूला था u माइनस v dx इज इक्वल टू था u dx माइनस v dx। जो फार्मूले हमने पिछले लेक्चर बताए हैं, आप उनको एक कागज में नोट कर लीजिए, और जहां पढ़ने बैठते हैं वहां की दीवार पर चिपका लीजिए, बड़े बड़े से लिख करके। और आप बार बार देखते रहिए, और सवाल में वो यूज़ भी करते रहिए। बुक में भी सवाल दिए हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, जैसे हम सबको याद हो गए। तो इसके लिए ये u है, ये u जैसा है, और ये v जैसा है, और dx। तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम लेते हैं सॉल्यूशन। तो इंटीग्रल 5 cos x माइनस √x dx इज इक्वल टू i से, मान लीजिए ये i है। तो आगे बढ़ेंगे। i इज इक्वल टू हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा इतना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 5 cos x माइनस √x dx। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 cos x dx माइनस इंटीग्रल √x
dx, इस तरह से हो जाता है 5 cos x dx माइनस रूट एक्स dx। तो ये हो जाएगा 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल cos x dx, और ये हो जाएगा। अच्छा, एक फार्मूला उस दिन हम भूल गए थे, यहाँ आपको आज वो फार्मूला दे देते हैं। फार्मूले का नंबर मुझे याद नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ कैलकुलस। तो देख लीजिए, फार्मूला ये कहता है इंटीग्रल x की पावर n dx, जहां n एक नंबर है, इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये फार्मूला ये आप याद रखिए, ठीक है। ये फार्मूला यहां लगेगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा x पावर हाफ dx। रूट x को हम लोग आप जानते ही होंगे, रूट x को x पावर हाफ कहा जाता है। रूट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू दैट थिंग पावर हाफ। तो ये आ गया, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटीग्रल cos x dx, इसका पूरा फार्मूला है बना बनाया, जो होता है कि sin x माइनस, अभी इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है इसलिए भी यहाँ सी नहीं लिखेंगे, जब ये भी खत्म हो जाएगा तब। यहाँ देखिए फार्मूला लगेगा x पावर n dx, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर n यानी हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन पूरा हो गया, इसीलिए प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन पूरा होने का मतलब है कि एक भी इंटीग्रेशन का साइन बचा ना रहे, जैसा कि अब इस समय नहीं बचा हुआ है। ये सब चीजें आप बार बार जब रिवाइज करके देखेंगे तो अभी जो मैं मिटा रहा हूं वो फिर से प्रकट हो जाएगा। पीछे का एक टाइम डालिए और ओके कर दीजिए तो पीछे का टाइम चालू हो जाएगा। तो ये आ गया I इज इक्वल टू 5 साइन x माइनस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और यही आ गया आंसर। अगर आप इस आंसर को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 sin x का cos x आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 x की पावर 1/2 आ जाएगा। 3/2 कट जाएगा, x पावर 1/2 मतलब रूट x, ये आ जाएगा। तो यही नियम है, चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा है, तो जो इंटीग्रेशन का आंसर आया है अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दें तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा, और c का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। इसीलिए भी कांस्टेंट जोड़ा जाता है, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो भाग जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx, इसको करते हैं हम। कैसे करेंगे? तो इसको क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन लेंगे। इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू I से, तो I आ जाएगा इंटीग्रल, वही वापस लिख देते हैं, tan स्क्वायर x dx। अब आप सोचिए कैसे करेंगे, ये कठिन टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। जब tan स्क्वायर x इसमें टूटेगा तो dx दोनों पे लगेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब आप देखिए, एकदम सरल है, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। अब आप देखिए, ये tan x होता है,
ये बना बना फार्मूला। 1 dx तो dx आ जाएगा और इंटीग्रल dx होता है x प्लस ए कांस्टेंट c, और लीजिए ये आंसर आ गया। तो जैसे मैंने sec स्क्वायर x ना देखे tan स्क्वायर x दे दिया और आपने उसको कर लिया, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह आपको मैं होमवर्क दे देता हूं 2 ठो। इंटीग्रल cot स्क्वायर x dx, ये पहला क्वेश्चन है होमवर्क का। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल dx बाई x या 1 बाई x माइनस एक्स क्यूब dx, ये कर लीजिएगा। एक और बात आपको बता दें, इंपॉर्टेंट बात, कि जो ये फार्मूला था इंटीग्रल x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें एक शर्त है कि n बराबर -1 नहीं होना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा। ये फार्मूले का याद रखिए शर्त। ये 2 हमने होमवर्क आपको दे दिए हैं। तो कितने क्वेश्चन आपको बता चुके हम? एक वो वाला बताया था, 2 पहला वाला बताया था किसका, 7 dx वाला, दूसरा घटाने वाला, तीसरा कॉट स्क्वायर, 3 हो चुके हैं। अब मैं नंबरिंग अभी नहीं डालूंगा, भूल जाता हूं, या भूल जाता हूं तो डालना चाहिए। तो क्वेश्चन लेता हूं 4। अब 4 क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखिए। इंटीग्रल साइन 8x dx, देखिए फार्मूला है हमारे पास, इसको I मान लेते हैं, है ना। पहले ले लेते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रल साइन 8x dx इज इक्वल टू I से, तो I आ जाएगा इंटीग्रल साइन 8x, ये साइन पावर 8x नहीं है, साइन ऑफ 8x dx। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि इंटीग्रल साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x, ये फार्मूला है। इंटीग्रल साइन x dx रहेगा तो माइनस कॉस x हो जाएगा। तो जो x यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन यहाँ लोचा ये है कि x है लेकिन यहाँ 8x है, अतः ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा। ये फार्मूला कहता है कि साइन के बाद जो हो d के बाद वही हो, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम यहाँ कुछ बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि ये है कि मान लेते हैं कि 8x इज इक्वल टू टी, तो 8x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ d लगा देते हैं, यहाँ भी d लगा देते हैं, यहाँ dx लगा देते हैं, यहाँ भी dx लगा देते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए डिफरेंशिएशन में आपको मालूम है 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 और dx बाई dx जो 1 हो जाएगा इक्वल टू dt बाई dx, और ये हो गया 8 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो एक काम करते हैं, इस dx को यहाँ लाते हैं, डिवाइड कर रहा था तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लें, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना? dt अपान 8,
dx बराबर dt अपान 8। इन बातों को रख दीजिए पुट इन 1 में, मतलब ये लाइन में पुट कर देंगे, या इसको कहिए ये वाली लाइन को मत पुट करें तो I इज इक्वल टू, इसको 1 कह दीजिए, ये वाली लाइन। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 8x को मैंने t मान लिया है, तो साइन t और dx आ गया है dt बाई 8। तो ये हो गया इंटीग्रल साइन t dt बाई 8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये 1/8 कांस्टेंट है जो बाहर चला जाएगा, तो साइन t dt। अब देखिए फार्मूला यहां पर लग जाएगा। फार्मूला ये है इंटीग्रल साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x। तो साइन x dx जब माइनस कॉस x हो जाएगा तो साइन t dt क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t। तो यहां रख देते हैं, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1/8 माइनस कॉस t। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ मल्टीप्लाई था, अतः यहाँ मल्टीप्लाई है, यानी ये माइनस 1/8 कॉस t, जो कि हो जाएगा माइनस। एक काम और कर सकते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म हुआ हम यहाँ जोड़ सकते हैं कांस्टेंट c। तो माइनस 1/8 कॉस t का मतलब 8x, क्योंकि t यानी 8x प्लस कांस्टेंट c, और यही आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया। इसी का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है अगला क्वेश्चन, जो कि हमको बताते हैं। क्वेश्चन 5 इंटीग्रल tan x dx। देखिए tan स्क्वायर x हमने आपको दिया था, तो आपने उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 करके कर लिया था, लेकिन ये tan x है और ये ज़्यादा कठिन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल tan x dx इज इक्वल टू I c। तो I आ जाएगा, इंटीग्रल tan x को हम कह देंगे साइन x अपान कॉस x, और dx तो था ही। यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉस x को हम t मान लेते हैं, वही टेक्निक लगा रहे हैं। कॉस x को t मान लेंगे, यहाँ d लगा देंगे, d लगा देंगे, dx लगा देंगे और dx लगा देंगे, मतलब वी हैव डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब d cos x बाई dx, देखिए डिफरेंशिएशन का फार्मूला है माइनस साइन x, और ये हो गया dt बाई dx। अब क्या करेंगे, माइनस साइन x dx बराबर dt। तो हम क्या निकालते हैं, dx की वैल्यू। देखिए क्या है मामला, dx हो जाएगा कितना, dt अपान, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ डिवाइड करेगा, माइनस साइन x। देखिए जब हमने cos x को t रखने का फैसला किया तो हमें चिंता आई कि हम साइन x का क्या करेंगे और dx का क्या करेंगे। तो dx का सब्स्टिट्यूट dt अपान साइन x हमने खोज लिया है कि भाई जब हम cos x को t रखेंगे तो dx को क्या रखेंगे, dt अपान माइनस साइन x। तो रख देते हैं, तो पुट इन 1,
1 इसको बोल देते हैं इस लाइन को। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन ये t हो गया, साइन एक्स को साइन एक्स रख दें, कॉस एक्स को t लिख दें और dx को रख दें dt माइनस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कट गया, इसलिए उसका क्या रखें, हमें चिंता नहीं करनी पड़ी। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन का मतलब -1 बाहर आ जाएगा, वो ये बचेगा dt अपॉन t, जो कि हो जाता है log t टू द बेस e। एक फार्मूला था कि इंटीग्रल dx बाई एक्स इज इक्वल टू log x टू द बेस e, ये याद रखिए। तो ये आ गया। अब इंटीग्रेशन यहाँ खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर साथ में एक c लगा देंगे और वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो i आ जाएगा माइनस लॉग और t बोले तो cos x टू द बेस e प्लस c, ये आंसर यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रल tan x बड़ी आसानी से हो गया। इसी तरह से आप बिल्कुल इसी तरह इंटीग्रल cot x का सवाल कर लेंगे, ये फिर आपको होमवर्क दिया जाता है। तो होमवर्क आपको और दिया गया क्वेश्चन cot x dx, ठीक है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे और ना बनेगा तो आप क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रल log x dx, इसको कैसे करेंगे। तो इंटीग्रल log x टू द बेस e dx को आओ मान लें से। अब इसको कैसे करेंगे, इसका एक स्पेशल टेक्निक है, आइए देखते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 इंटू लॉग एक्स, सॉरी यहाँ हम u इंटू वी से करेंगे और u इंटू वी का जो फार्मूला है उसमें एक शॉर्टकट था ILATE, यानी I इनवर्स फंक्शन, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस ऑर्डर में हम फर्स्ट टर्म u को एज्यूम करते हैं। तो इनवर्स फंक्शन लॉग, तो लॉग को हम पहले 1 मानेंगे, लॉग को हम फर्स्ट टर्म मानेंगे। तो log x टू द बेस e इंटू 1 dx, इसको ऐसा मानेंगे। अब ये फर्स्ट टर्म हो गई u, सेकंड टर्म हो गई v। अब फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फार्मूला होता है इंटीग्रल uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट du बाई dx इंटीग्रल v dx ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ये है फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यही यहां लगाएंगे u इंटू वी डी एक्स। तो ये बन जाएगा u, फार्मूला लग रहा है u मतलब log x टू द बेस e इंटीग्रल v यानी 1 dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट du बाई dx यानी du मतलब log x टू बेस e बाई dx इंटीग्रल v dx, v यानी 1 dx ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ये लग गया फार्मूला किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू
log x, और ये इंटीग्रल dx है जो बन जाता है x माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट d log x बाई dx होता है 1 बाई x, और इंटीग्रल 1 dx यानी इंटीग्रल dx जो होता है x ब्रैकेट क्लोज्ड dx। तो आई आ जाएगा log x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, log x में x का इंटू हो रहा है यानी x log x माइनस ये x कट जाएगा, ये सिंपल इंटीग्रल dx हो जाएगा। तो x log x टू बेस e माइनस एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट c, और इस तरह से ये आंसर आ गया। तो देखिए log x का जो इंटीग्रेशन है इसी सुंदर टेक्निक से हो सकता था, अदरवाइज ये ना हो पाता। इसी तरह आप घर में एक और सवाल है जिसको आप करेंगे, होमवर्क का अगला सवाल, इंटीग्रल x साइन इनवर्स x dx, ये आप करिएगा। इसे साइन इनवर्स x जो इनवर्स फंक्शन है उसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर हम एक पॉइंट और लेते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो मान लेते हैं कि x और y दो वेरिएबल है। ये जो बातें बोल रहे हैं आप इसको वर्ड्स में लिख लीजिएगा, तो वो इस डेरिवेशन का इंट्रोडक्शन बन जाएगा। तो से y एंड x आर टू वेरिएबल्स एंड y इज इक्वल टू fx, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन x and y and say this is the graph. This is some value x1 and some value x2. इसको ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे। अब यहां पर हम कोई पॉइंट ले लें P जिसके कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट x y है, इसका मतलब अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओ एम हो जाएगा x और एम पी हो जाएगा y। अब अगर ये x है ओ एम, तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ें और अगला एक पॉइंट लें, यहाँ पे p के बगल में एक पॉइंट लें q जिसके कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ से अगर हम पर फिर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जहाँ पे गिरेगा ये पॉइंट, मान लीजिए ये क्या है n है, तो ये गैप जो है वो दिख रहा है कि ये डेल्टा x है, और ये जो ऊंचाई है ये y है, और ये वाली ऊंचाई y से थोड़ी ज़्यादा है पर लगभग y ही हम उसको मान सकते हैं। और ये डायग्राम जो कि एक ट्रेपेजियम है, इसको हम लगभग एक रेक्टेंगल मान लें क्योंकि ये dx है और ये भी लगभग dx है। जब ये y ही है और ये भी y ही है तो फिर ये QP ही है और ये पतला सा एक एलिमेंट है। तो PQ MN इज एन एलिमेंट, एलिमेंट यानी छोटा टुकड़ा। तो इसका एरिया क्या होगा, एक रेक्टेंगल है लगभग, इसकी लंबाई डेल्टा x और चौड़ाई y है, तो इसका एरिया होगा y डेल्टा x, या ऐसा करिए इसको dx मान लीजिए, इसको dy मान लीजिए, तो y dx ये छोटे एलिमेंट का एरिया है इसका। अब अगर हम इसके बगल में एक और पॉइंट लें और एक और छोटा एलिमेंट ऐसे ही उसका एरिया भी निकालें, फिर इधर भी एक एलिमेंट लें उसका भी एरिया निकालें, वो इस तरह से ऐसे ही एलिमेंट का एरिया निकाल लें और सारे एरिया को जोड़ लें, यानी समेशन कर दें या इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। तो हम उसको बोलते हैं इंटीग्रल
वाई डी एक्स, यानी सारे वाई डी एक्स का टोटल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, x1 से x2 तक आ जाएगा क्या, ये पूरा एरिया। इसका नाम रख दें, मान लीजिए इसका नाम रख दें ए बी सी डी का ये सारा एरिया, मतलब ये वाला, ये पूरा, मतलब ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, ये ऐसे ही कर्व है, तो ये पूरा आ गया एरिया ऑफ ए बी सी डी। यही दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, माने इंटीग्रल वाई डी एक्स और कुछ नहीं होता, ये एरिया होता है फ्रॉम x1 टू x2। तो किसी भी कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वही इंटीग्रल वाई डी एक्स होता है। अब देखिए इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। मैं आपको ये बता दूं कि इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। तो इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। तो यहां पे एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज हमने आपको होमवर्क दिया, तो होमवर्क कितने क्वेश्चन दिए हैं? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6। प्रॉम्प्ट आप लगा दीजिएगा। आपके वीडियो में नीचे लिखा रहता है प्रॉम्प्ट, वहां दबाने पर जो वाला ऑप्शन सही हो आप लगा दीजिएगा। तो लेते हैं टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बल्कि पहला कह लें इनडेफिनिट और दूसरा कह दें डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहला लेते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो उसमें कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट्स, उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती। जैसे एक इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, ये लिमिट्स कहलाती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये कहलाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। और उसके पहले आप देखिए हमने बहुत सारे सवाल लिए, आपको होमवर्क भी दिया, उसमें इंटीग्रेशन और लिखा था, वो सब बिना लिमिट के थे, इसीलिए वो सब थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज डन बिटवीन विदाउट एनी लिमिट्स। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद, चूंकि वो इंटीग्रेशन इनडेफिनिट है, तो इसीलिए उसको डेफिनिट करने के लिए लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है ताकि चीजें फिक्स हो जाए। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू डिपेंड करती है बाउंड्री कंडीशंस पर। इस बात को याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बताऊंगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती और इंटीग्रेशन प्रोसेस जब खत्म होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए खत्म होने के बाद एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देते हैं जिसकी वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको सवालों में बता दूंगा, ठीक है। और अब लेते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, लिमिट्स रहती हैं। तो दूसरा जब डेफिनिट लेंगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट्स में की जाती हैं। इसमें क्या है कि बताया जाता है कि कहां से कहां तक होगा। जैसे मान लीजिए एक केस लेते हैं, जैसे इंटीग्रल, किसी ने कहा साइन एक्स डी एक्स। अब लिमिट x की वैल्यू लिख दिया कि कुछ भी लिख दिया x की वैल्यू कि 30 डिग्री टू 60 डिग्री या 70 डिग्री, ये लिमिट आ गई। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर या हायर लिमिट। तो इसमें क्या होता है कि लिमिट्स होती हैं, तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का कोई बहुत अलग तरीका नहीं है, वही तरीका है। मतलब इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स आप कैसे सॉल्व करते, लिमिट भूल जाइए, सॉल्व करिए। कैसे करते? साइन एक्स डी एक्स को क्या करते? माइनस कॉस एक्स। तो वैसे ही अभी भी सॉल्व करेंगे,
लेकिन प्लस कांस्टेंट सी नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट्स दी हैं, बल्कि ब्रैकेट लगा देंगे और इस लिमिट्स को यहां लिख देंगे। इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तो लिमिट्स को यहां रख देंगे और इसको फिर आगे बढ़ के फिर यहां पर उन लिमिट्स की पुटिंग की जाती है। पुटिंग कैसे की जाती है कि x की जगह अपर लिमिट रख दिया जाता है। ध्यान से समझे, x की जगह अपर लिमिट रख देते हैं तो ये बन जाएगा -cos 60। फिर इसी x की जगह लोअर लिमिट रख देते हैं, सॉरी ये 60 नहीं था, ये तो 70 था ना, हो गया ठीक है, तो 70 का दीजिए, तो 70, तो -cos 70 और फिर इस पूरे में x की जगह 70 लिखकर जो बनता है वो लिख देते हैं और फिर x की जगह लोअर लिमिट रख के जो बनता है वो लिख दीजिए, तो -cos 30 और फिर दोनों को घटा दीजिए। घटा दीजिए मतलब ऐसा, ऐसे, मतलब इसमें x की जगह 70 रख दीजिए तो ये बन गया, फिर x की जगह 30 रख दीजिए तो ये बन गया और फिर दोनों को घटा दीजिए तो ये बन जाएगा इंटीग्रल है को ब्रैकेट अब हट जाएगा -cos 70 + cos 30। ये लीजिए आंसर आ गया। इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कोई अनिश्चितता नहीं है, डेफिनिट है कि इतना ही आ जाएगा। अब cos 70 की cos 30 वैल्यू रख दीजिए, निकाल लीजिए, जो भी है वो आ जाएगा। वैसे आंसर आ चुका है, समझ में आ गया आपको। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट पहले पुट करते हैं x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, x माने जो भी वेरिएबल हो उसमें। तो ठीक है, इस तरह से आप ये कर लेंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ख़त्म हुई और इंटीग्रेशन आप अच्छे से करिए और फिर जो सवाल आपको दिए हैं आप उनको घर में सॉल्व करिएगा और अगर आपको दिक्कत होती है तो पूछिएगा। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे क्या कोर्स, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब आएगा तो वहां पर एक बार मैं फिर बता दूंगा, लेकिन आगे की चीजें बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भूल कर बैठ जाइए, आप इसको रिवीजन के नियमानुसार करिए। एक बार आज देखिए, एक बार कल देखिए, फिर एक बार 3 दिन बाद देखिए, फिर एक बार 1 महीने बाद देखिए। इस रिवीजन की मेथड से आप करेंगे, ऐसा कम से कम करेंगे। बाकी आपकी इच्छा हो तो और देखते रहिए, कौन मना करता है। ये आपके पास मेरे लाइव नोट्स हैं, अगर मैं लिखित कुछ नोट्स देता तो वो मरे मरे नोट्स होते, मैंने उन्हें पढ़ा दिया और ये आपको मिल गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और फिर से हम अगला वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।